आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक तरह से नेतृत्वकर्ता इंद्रेश कुमार के स्टेटमेंट को लेकर सियासत भी गरमाई है। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं और गौरव मिश्रा के साथ इंद्रेश कुमार जी लाइव कनेक्ट हैं। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आयुष, जिस तरीके से लगातार हम बात करें, आज पूरे दिन चर्चा का विषय रहा, खास करके इंद्रेश जी ने जब बोला। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए भारत 24 पे इंद्रेश कुमार जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पे। और जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया थी, उसके बाद से अब तमाम चीज़ों को आपने बताया। क्या अहंकारी जो आपने शब्द कहा था सर, वो किन के लिए कहा था, एक बार भारत 24 के दर्शकों को ये बता दीजिए। ऐसा है, हर क्षण, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन समय तेज गति से दौड़ रहा है और भाग रहा है। वर्तमान का ये सत्य है कि जो लोग राम विरोधी थे वो आज सत्ता में नहीं है। उन्होंने जिस भाव से ये घोषणाएं की थी कि राम भक्त अब कभी सत्ता में नहीं आ सकेंगे, वह भी गलत सिद्ध हुआ। और इस प्रकार से सत्य ये सिद्ध हुआ कि जो राम भक्त थे और राम भक्तों का जो समूह था वह पुनः सत्ता में आया। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के गठन में और फिर से लोगों ने शपथ लेकर भारत सरकार का कार्यभार संभाल लिया है। इसलिए अब समय बदल रहा है। तो ये बड़ा सीधा सा है कि जो विरोधी थे और जिन्होंने विरोध के रूप में सत्ता पक्ष पर बहुत सत्य असत्य आरोप भी लगाए थे, वो पराजित होकर सत्ता से बाहर चले गए। और इस दुख के कारण वो कहीं ना कहीं और अपने आप कुछ अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं। और आज मैं आपके चैनल के द्वारा सारे देशवासियों को, दुनिया के लोगों को अपील करूंगा, एक नए भारत के निर्माण का जो पिछले 10 वर्षों से प्रयत्न चला है, उसमें कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, स्वर से स्वर मिलाकर एक नए भारत के निर्माण में श्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार को। गौरव, अयोध्या को लेकर अब तक कुछ नहीं आया। कहा गया था इंद्रेश कुमार की तरफ से कि भाजपा प्रत्याशी ने जनता पर जुल्म किया था, इस तरह से कोट किया गया। दूसरी तरफ देखिए, बिल्कुल उन सवाल पे भी आते हैं। सर, अयोध्या की अगर बात करें तो लल्लू सिंह की बात करें, वहाँ से लगातार सांसद रहे और बीच में इस तरीके की बातें रहीं कि अगर हम कहें कि वहाँ पे हार गए, तो अगर उस दृष्टिकोण से देखें कि क्या जनता उन्हें पसंद नहीं कर पाई या विरोध हुआ, क्या आप क्या मानते हैं हार का कारण सर? ऐसा है, हर स्थान पर हार और जीत के निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। अयोध्या के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, वहाँ जो लोग राजनेता हैं वो भी प्रबुद्ध हैं, जो धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं वो भी बड़े प्रबुद्ध हैं। वो इसका निश्चित रूप से मूल्यांकन कर रहे होंगे और मूल्यांकन से वो सीखते हुए तेज गति से आगे भी बढ़ेंगे। हमें उनकी सक्षमता पर, उनके मूल्यांकन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 70-75 वर्षों से समय समय पर और परिस्थिति परक मूल्यांकन करना, उसमें से मार्ग सोचना, नए कार्यक्रम लाना और आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। तो इस प्रकार का यह समय बीत रहा है, क्योंकि अगर हम वर्तमान में जिएंगे तो निश्चित रूप से भविष्य को पकड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। अगर बहुत अधिक भूतकाल में जिएंगे तो वर्तमान पकड़ में नहीं आएगा, भविष्य गुम हो जाएगा। इसलिए आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है। मैं उसी पर से कहूँगा कि आकर हम अयोध्या के लोगों पर भरोसा रखें, उनके मूल्यांकन पर भरोसा रखें। आने वाले कल में उनकी यशस्विता की कामना करता हूँ। ये एक सवाल और है सर, जिस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि आपका बयान आता है उसके बाद माननीय मोहन भागवत जी के कुछ बयानों को लेकर के लोग चर्चा करते हैं। कांग्रेस इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि संघ ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। क्या ये कुछ तल्खियाँ हैं या इस तरीके से वाकई में प्रचार प्रसार किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? ऐसा है, विपक्ष के स्वभाव में है। उन्होंने तो नारा लगाया था
कि जो आज सत्ता में प्रधानमंत्री हैं, हाँ 4 जून के बाद ये सत्ता में नहीं रहेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। इसी प्रकार से किसी नेता ने उनमें से कहा मैं लिख कर देता हूँ इतनी सीटें आएंगी। अब वह जो सारे उनके घोषणाएं थी वह पूर्णतया निष्फल सिद्ध हुई हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए वो अपनी झेप मिटाने के लिए कुछ मनगढ़ंत मंसूबे गढ़ना, उनके प्रश्न बनाना और प्रश्न बनाकर उनके उत्तर खोजने की कोशिश करके कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहूँगा कि इस प्रकार के हवाई महल बनाना, मनगढ़ंत प्रश्न बनाना और कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, ये उनके लिए भी हित में नहीं है और देश के लिए भी हित में नहीं है। क्या गौरव, जेपी नड्डा के स्टेटमेंट से, इंटरव्यू से आरएसएस कार्यकर्ता या स्वयंसेवकों की सक्रियता पर भी कोई असर पड़ा? बार बार कुछ प्रश्न खड़े करना, स्वयं से प्रश्न बनाना कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, और जबकि वैसा कुछ भी नहीं दिखता है फिर उसमें से प्रश्नों के उत्तर खोजना, इसको वो बंद करें। सर, जेपी नड्डा का जो एक बयान था चुनाव के बीच में आया कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है, मानते हैं उस स्टेटमेंट के बाद से थोड़ी सी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, खास करके स्वयंसेवकों का, वो थोड़ा डाउन हुआ। और दूसरा सवाल इसी में जोड़ देता हूँ, विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिमों ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, क्योंकि आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक हैं और मैंने देखा बनारस से लेकर के दिल्ली से लेकर के सभी जगहों पे टोलियों में लगातार राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के पदाधिकारी तमाम लोग काम करते नजर आए। तो मानते हैं सर कुछ हुआ इसका असर? ऐसा है कि सबसे बड़ी बात ये है, ये सब भी कहीं ना कहीं सोचे जा रहे प्रश्न हैं। हमें देश के राजनेताओं पर और देश की जनता पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। वह मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन करने में धैर्य भी रखना पड़ता है और प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है, और आने वाले समय में वो अपने आप जो नए कार्यक्रम लेने हैं, जो नए कार्यकर्ता जोड़ने हैं, सब करते हुए वह फिर आगे बढ़ेंगे। आखिरकार पिछले 60-70 वर्षों के अंदर वह कदम बढ़ाते चले गए और उसी का परिणाम है वो आज शिखर पर बैठे हैं। इसलिए किसी की जल्दबाजी करने से और ठीक एनालिसिस नहीं होता है। इसलिए देश के अंदर इंद्रेश कुमार जी का अपना एनालिसिस क्या है 240 के आंकड़े पर? उनको समय देना चाहिए, वो धैर्य से मूल्यांकन करें, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता और जीत यह दोनों उनकी स्टेक पर होती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता हारने के लिए लड़ता नहीं है, वो जीतने के लिए लड़ता है। और इस प्रकार से आने वाले कल के अंदर मुझे लगता है कि वह स्थिरता के साथ, धैर्य के साथ जो मूल्यांकन करके आगे बढ़ेंगे, उसके परिणाम सुफल के रूप में आएंगे। आपका सर अनुभव बहुत लंबा है खार के संघ के अंदर और ग्राउंड पे भी आपके साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सर एक सवाल, आखिरी सवाल मेरा, 400 के आंकड़े की बात करें और अब 240, कहाँ कमी रह गई? ऐसा आपके दृष्टिकोण से कहाँ लगता है कि ये जो कमी थी वो कहाँ रह गई? ऐसा है, मूल्यांकन करना उनका काम है जो इस खेल के खिलाड़ी हैं, और ऐसे समय में वो मूल्यांकन करेंगे क्योंकि पिछले 70 साल का सतत अनुभव कहता है। कहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वहाँ से चला हुआ आज का श्री नरेंद्र मोदी तक का नेतृत्व, सब उतार चढ़ाव में से कदम बढ़ाए जा वो बढ़ाते चले गए हैं। इसलिए उन पर हमें विश्वास था, विश्वास है और विश्वास रहेगा कि आज का एनडीए ग्रुप एक नई दिशा देश को देने में सफल होगा। सब मिलजुल कर चलें। मैं देश की जनता को और दलों को कहूँगा वह भी भारत के निर्माण में एकजुट हों, क्योंकि भारत सबका साझा है। यह किसी जाति विशेष का, मजहब विशेष का, दल विशेष का नहीं है। भारत 142 करोड़ का साझा देश है। भारत के प्रधानमंत्री 142 करोड़ को ही अपना परिवार, देशवासी मानकर आचरण करते हैं। इसलिए पूरा विश्वास है कि वह ठीक से सारी चीज़ों को समझकर आने वाले कल को निर्देशित भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। यह और पक्का विश्वास होना चाहिए। परंतु देश के अंदर मान चिन्हों के प्रति
कहते हैं धर्मांतरण और धर्मांधता नहीं चाहिए, धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जातियों में छुआछूत नहीं होने चाहिए, हर जाति के प्रति ममता का, समता का, समानता और समरसता का भाव होना चाहिए। बार बार कहीं ना कहीं देश के संविधान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो सन 1947 के बाद 50 आते आते तक देश में एक संविधान लागू होने जा रहा था। उस समय के सत्ताधारियों ने, कांग्रेस ने देश के संविधान के 2 हिस्से करके जम्मू कश्मीर को अलग संविधान देकर संविधान के साथ क्रूर मजाक करने का काम किया। ऐसा आगे कोई ना कर सके, इसकी आज की सरकार इसके बारे में सावधान है, क्योंकि जिसने संविधान को भी मंदिर दे दिया है कि संसद भवन उस संविधान का मंदिर है। इसलिए जैसे हम पूजा स्थलों पर अपने अपने धर्म के जाते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में आचरण करते हैं, संसद भी उसी तरह का संविधान का मंदिर है। हमें संविधान दिवस भी मिला और संविधान का संसद के रूप में मंदिर भी मिला। इसके लिए और पूरे देश में यही भाव आए कि एवरीबॉडी इज़ कमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन और वो उसके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। तो आयुष, तमाम विषयों पर इंद्रेश जी ने अपनी बात को रखा और साफ तौर पे जिस तरीके से उस बयान के बाद प्रचार प्रसार किया गया विपक्ष की तरफ से, उस पर भी बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी राय रखी और आने वाले दिनों में किस तरीके का परिदृश्य एनडीए का रहेगा उसको भी इंद्रेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि किस दशा और दिशा के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया गौरव, तमाम बातचीत के लिए।